तो प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2019 में आया हुआ सेट 1 देखेंगे, जिसका कोड 324 EI है, ठीक है ना? इससे पहले हम 2023 के, 2022 के और 2020 के सभी सेट लगा चुके हैं और हम आपको मॉडल पेपर भी करा रहे हैं। हमने एक मॉडल पेपर अपलोड भी कर दिया है और भी हम मॉडल पेपर आपके लिए अपलोड करेंगे और उसके अलावा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? आप इन सबको अगर कर लीजिएगा, तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है ना बच्चों? आपको बस अच्छे से तैयारी करनी है और बच्चों जितने भी पोल मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पर, उनको सही से थोड़ा-सा वक़्त लेकर के उनको सही से आप अपना आंसर दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि मोस्टली बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का क्या पार्ट, ये कह रहा है कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर जो ये रिलेशन दे रखा है, इस द्वारा प्रदत्त संबंध सममित, समतुल्य, संक्रामक या तुल्यता संबंध है ना? इनमें से कोई सा हमें देखना है। तो बच्चों क्या करते हैं, देखिए हम इसको चेक करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है और ये दिया है उसने 1, 2, 3, ठीक है? और जो रिलेशन दिया है वो इस टाइप का है। उसमें कैसे-कैसे एलिमेंट है, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2 और 2, 3, है ना? ये उसने दे रखे हैं। अब देखिए, अगर मुझे इस समतुल्य के लिए चेक करना है, समतुल्य के लिए क्या होगा कि उस एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हम लेंगे इस सेट में से, उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे मैंने 1 उठाया तो 1, 1 होना चाहिए, यानी A, बिलॉन्ग्स टू R होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, जहाँ से ए जो होगा वो ए में से उठाएँगे हम, जो ये अपना ए सेट है, ठीक है? अब देखिए, अगर मैं यहाँ से 1 उठाऊँ तो 1, 1 भी इसमें है, 2 उठाता हूँ तो 2, 2 भी है, 3 लूँ तो 3, 3 भी है। तो यानी ये समतुल्य तो हो गया, ठीक है? अब सममित पे चलते हैं। सममित क्या कहता है कि अगर मेरे पास A, B है आर में, तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, है ना? बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट एक ऐसा दिखा दूँ जो ना हो इसमें, तो हम सममित मना कर देंगे उसको। देखिए 1, 2 है इसमें, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए था 2, 1, 2, 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब एक से ही बहुत है ना करने के लिए, तो ये सममित नहीं होगा, ठीक है ना? अब संक्रमक के लिए चलते हैं। संक्रमक के लिए चलते हैं। देखिए 1, 2 है, 2, 3 है। अगर मैं ये एलिमेंट उठाता हूँ, 1, 2 है और 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए था, है ना? 1, 3, लेकिन ये तो आर में है नहीं 1, 3, देखिए 1, 3 है नहीं ना, तो ये एग्जाम्पल मना कर देगा इसको कि ये संक्रमक नहीं है, ठीक है ना? तो बच्चों क्या हो जाएगा, सममित नहीं है, संक्रमक नहीं है, समतुल्य है, ओनली आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x जो है, इसके जैसे हम बहुत क्वेश्चन बच्चों आपको करा चुके हैं। ये कह रहा है कि एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए हम 2 एलिमेंट उठा करके चलेंगे, x1, x2, किस में से? पहले वाले सेट में से, यानी प्रांत में से, n में से, ठीक है ना? तो हमें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चलना होता है। ये तो प्रूफ करने का तरीका है, लेकिन प्रूफ हमें ये प्रूफ ही करना है इसमें, हाँ, प्रूफ ही करना है, ठीक है ना? ये 2019 का है, इसलिए ये बहुविकल्पीय नहीं है, ठीक है ना? 2019 के बाद भी जब तक बहुविकल्पीय नहीं जोड़े गए थे। अब क्या होता है, अब पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय होता है, ठीक है ना? तो इसमें ये किसी में दे देगा बहुविकल्पीय और किसी में नहीं देगा, ठीक है ना? ये तो 2019 का है। अगर अब देखोगे अब 2024 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएंगे सारे, ठीक है ना? तो इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये एक-एक ही है, तो बस आप सीधा एक सेट बनाओ, यहाँ से यहाँ देख लो मैपिंग क्या हो रही है, एक की एक से जा रही है क्या, ठीक है ना? उसमें। लेकिन अगर ये 1, 2 या 2 नंबर में दे दिया इसने प्रूफ करने के लिए, तो हम इसको ऐसे करेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 और f ऑफ x2 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x2, 2 से 2 कैंसल आउट होकर के क्या बचेगा, x1 बराबर x2 आ गया, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक-एक ही तो हो गया। अब किंतु आच्छादक नहीं है, ये भी प्रूफ करना है। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आच्छादक के लिए हम चलते हैं, हम मान करके चलते हैं, माना इसको फंक्शन को y मान लो, माना y बराबर fx, तो उसको y बराबर 2x लेकर के चलो, ठीक है? fx की वैल्यू 2x रख दी, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, y/2 आएगी। अब यहाँ बस ये देख लो आप, देखिए मैपिंग n से n में है, ये y की वैल्यू यहाँ से उठानी है हमें n में से। इस n में कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो मैं यहाँ रख दूँ और वो जो वैल्यू आए x की वो इसमें मिल जाए या ना मिले, है ना? तो देखिए अगर मैं x n की 1 वैल्यू भी उठाता हूँ, 1 यहाँ रख दूँ, तो ये 1/2 हो जाएगा और 1/2 x की वैल्यू 1/2 इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, इसमें तो पूरे-पूरे नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे कह देंगे y बराबर 1 के लिए, y बराबर 1 के लिए यहाँ x बराबर 1/2 n में नहीं है, ठीक है ना? नॉट बिलोंग्स टू n, इसका मतलब अतः ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है ना बच्चों? बस ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कह रहा है निम्नलिखित में समाकलन का सही मान है। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको कराया है, कई दफा आया हुआ है कोस स्क्वायर का, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन कहाँ से करना है, कोस स्क्वायर का आपको समाकलन कोस टू एक्स वाले फॉर्मूले से करना है, ये वाला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका। यहाँ से जब आप कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी कोस 2x प्लस 1/2, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा आपका कोस 2x प्लस 1/2 dx। यहाँ से 2 बाहर चला जाएगा 1/2। अब देखिए कोस 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन 2x, और x के इंटू में जो भी होगा मल्टीप्लाई में वो अपन में आ जाएगा, प्लस 1 1, ये 2 तो बाहर चला गया था, 1 का हो जाएगा आपका x सिंपली, ठीक है ना, प्लस c आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, x/2 sin 2x/4, x/2 sin 2x/4 प्लस c, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, है क्वेश्चन पर, कह रहा है दो सदिशों के ए बी के परिमाण ये हैं, ए डॉट बी है, इन सदिशों के बीच का कोण बताओ। देखिए इसने ए और बी का परिमाण दिया है 1 और 2, ठीक है ना, और ए डॉट बी जो दिया है इसने, वो दिया है आपको इसने 1। तो ये पूछ रहा है बीच का कोण, बीच का कोण क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू होता है आपका ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक है ना, ये दिया है उसने। तो ए डॉट बी यहाँ पे रख दो 1, और ये रख दो 1 इंटू ये रख दो 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, ठीक है ना, रख दी, 1/2 आ गया। 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की, कोस 60 की, सॉरी कोस 60 की होगी, तो मैं उसको लिख सकता हूँ π/3, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी π/3, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अवकल समीकरण की घात क्या होगी। देखिए बच्चों, जब भी आपको एक ऐसा फंक्शन मिल जाए अवकल समीकरण में, एक ऐसी टर्म मिल जाए जिसमें साइन के अंदर जो थीटा रखा हुआ है वो dy/dx रखा हुआ है, ठीक है ना, है ना, तो हम यहाँ से इसकी जो है घात और इसकी कोटि हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, इसकी घात हम नहीं बता सकते यहाँ से, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये परिभाषित नहीं है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के अंदर ये dy/dx वगैरह आ जाएगा तो आप डायरेक्ट मना कर दीजिएगा कि ये क्या है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिभाषित नहीं है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरे का क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू आपका क्या है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना, जहाँ एक्स -1 से 1 तक है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो सबसे पहले आप इसको मान के चलिए, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स को आपने थीटा मान लिया, ठीक है ना, तो ये चला गया उधर, माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ये माइनस इधर पहुंचा दिया, एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन थीटा आ गया। ये माइनस अंदर पहुंचा दिया तो एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा आ गया। कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो है साइन माइनस थीटा क्या होता है, प्लस के साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी माइनस के साइन थीटा हो जाता है, बाहर माइनस आ जाता है, तो ये माइनस ही हम अंदर लेके आ गए। अब देखिए ये साइन वापस इधर पहुंचा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस के थीटा, ये माइनस इधर पहुंचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। और थीटा हम देखिए क्या लेकर के चले थे, थीटा हम लेकर के चले थे साइन इनवर्स माइनस एक्स, और थीटा ही क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये प्रूफ होगी बात। अतः हम क्या कह देंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(1) बराबर f(2) बराबर 1 तथा x ग्रेटर देन टू 2 के लिए जो f(x) बराबर x माइनस 1 है, ये द्वारा परिभाषित फलन कहाँ से कहाँ है, n से n में आच्छादक है, परंतु एक ही नहीं है, ठीक है ना, हमें ये चेक करना है। तो देखिए एक ही नहीं है, उसका तो रीजन हमें यहीं से दिख रहा है कि 1 और 2 पर ये 1 दे रहा है, लेकिन 1 और 2 अलग अलग हैं, ठीक है ना, वो वाली कंडीशन ना कि f(x1) बराबर f(x2), ये तो बराबर हैं, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, है ना, यही तो बात है कि f(1) बराबर f(2) तो है, दोनों तो 1 है, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है, ठीक है ना। तो इसी एग्जाम्पल से पता चल जाएगा ये कि एक ही नहीं है ना। अतः हम यही बात कह देंगे, अतः ये एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, ठीक है ना। फॉर एक के लिए ये है यहाँ पर। और अगर हमें आच्छादक देखना है, आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए चलते हैं। देखिए आच्छादक के लिए सबसे पहले आप फंक्शन लो y बराबर f(x), इसको मान लो y मान लो, ठीक है ना, माना y बराबर f(x). अब इस f(x) की जगह ये वैल्यू रख दो आप x-1, तो y बराबर x-1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y+1। अब देखिए y+1 आ गई x की वैल्यू। अब ये देखिए कि मेरी मैपिंग n से n तक है, तो मैं अगर y की वैल्यू यहाँ से कोई उठाता हूँ तो क्या मुझे जो वैल्यू मिलेगी x की वो इसमें मिल जाएगी। ऐसा कोई नंबर है जिसके लिए ना मिलती हो, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। आप n से y की वैल्यू कुछ भी उठा लीजिए, 2 उठा लो, 3 उठा लो, 100 उठा लो, 1000 उठा लो, 1 करोड़ उठा लो, उससे अगला नंबर जो भी आएगा वो इस वाले n में तो होगा ही होगा, क्योंकि ये भी पूरा नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो हम यहाँ कहेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना।
हर y के लिए जो हम इस n में से उठाएंगे कोई ना कोई x ऐसा मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व है x का जो n में मिल जाएगा, ठीक है ना। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फलन आपका अच्छादक हो जाएगा। अतः फलन अच्छादक है, ठीक है ना। ये आपका बात हो जाएगी प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पर कह रहा है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है, इनमें से किसका विशिष्ट हल है y बराबर x। तो देखिए बहुत आसान है, y बराबर x है, इसमें से आप इन दोनों इक्वेशन में देखिए दो बार डबल डेरिवेटिव है, तो हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से अगर मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरी 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इसका ही dy बाई डी एक्स का एक और बार करूंगा तो ये 1 का हो जाएगा 0। अब देखिए मेरे पास 3 वैल्यू है, y की, dy बाई डी एक्स की, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। एक बार इसमें रख के देख लो, एक बार इसमें रख के देख लो, जो भी सेटिस्फाई करेगी उसी का हल होगा ये, है ना। तो देखिए इसका तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका करेगा, ठीक है ना। हम इसमें रखते हैं वैल्यू, देखिए आपको सेटिस्फाई करा के दिखा देता हूँ। ये 0 इसमें रखूंगा तो ये तो आगे 0 माइनस, या बल्कि आप इसको लिख लीजिए पहले, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0, है ना। सेकंड इसका, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने और ये रख दिया, ये 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही रहने दो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स जो का तुम y की वैल्यू कितनी है x है, ये भी इक्वल्स टू 0, माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर, देखिए आ गया ना 0, है ना। तो 0 बराबर 0 आ जाएगा आपका, बल्कि हम तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे तो ये बस 0 आ ही गया, तो इसका मतलब ये बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। अतः जो ये वाला हल है आप ऐसे लिख देना, अतः विशिष्ट हल y बराबर x जो है वो इस वाली अवकल समीकरण का है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गह क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये कह रहा है दर्शाइए कि फलन ये जो है x बराबर 0 पर सतत नहीं है। बहुत क्वेश्चन हमने कराया आपको, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, चलो डायरेक्ट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 के लेफ्ट में निकालेंगे हम, 0 पर ही है ना, 0 पर दिखाना है हमें, तो एफ ऑफ एक्स आएगा और यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। हम एच वाला नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो एक्सटेंडिंग टू 0 हम लेफ्ट में चलेंगे, अगर एक्स के 0 के लेफ्ट में चलेंगे तब भी यही फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इसमें 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा लिमिट। और राइट हैंड लिमिट, ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है ना, क्योंकि 0 के राइट में भी यही है। जब जब x 0 नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, फंक्शन यही रहेगा। तो जब छोटा था x 0 से तब ये फंक्शन लिया हमने, जब 0 से बड़ा है तब अब ये फंक्शन यही लिया। इसमें 0 रखेंगे तो भी 3 आ जाएगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 1 है। इसका मतलब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये पूरी लिमिट बनती है, नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, दोनों बराबर नहीं है। अतः ये सतत नहीं है 0 पर, सतत नहीं है x बराबर 0 पर, ठीक है ना, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंग्य क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि p ऑफ a बराबर 1/2 हो और p ऑफ b बराबर आपका 0 हो तो p ऑफ a ओवर b क्या होगा, ठीक है ना, ये निकालना है, इसका सही विकल्प चुनना है। देखिए P ऑफ A ओवर B अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, लेकिन P ऑफ B तो यहाँ पर 0 है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ये तो 0 हो गया। जब भी 0 अपॉन में आ जाता है तो उसका मतलब क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित, तो परिभाषित नहीं है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं तीसरे का, क्या क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, फॉग ऑफ वाला है, ठीक है ना। आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x ये दे रहा है, ठीक है ना। सिद्ध करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो, यहाँ से d2y बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, dy बाई डी एक्स की निकाल लो, d2y बाई डी एक्स की निकाल लो, और तीनों उठा करके बारी बारी इसमें रख दो और ये आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए मैं एक दिखा देता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 e की पावर 2x जू का 3 दूनी 6 e की पावर 3x, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर 2x का तो e की पावर 2x रहेगा, 2x का दोबारा करेंगे तो 2x का दोबारा जब करेंगे तो 2 आएगा ओनली, तो 2 की गुना 3 होकर 6 बन जाएगा, ऐसी इसका, ठीक है। इसी तरह इसको एक बार और कर लीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 e की पावर 2x प्लस 6 × 18 e की पावर 3x, सब हो गया। अब देखिए नाउ हम कहेंगे सिद्ध करना है, यहाँ पर टू प्रूव, सिद्ध करना है, इसको 1 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और इसमें पुट कर दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रख दी 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 गुना dy बाई डी एक्स की वैल्यू 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6 इंटू y की वैल्यू रख दो ये वाली 3 e की पावर 2x
प्लस 2e⁻³ ठीक है ना, ये वैल्यू रख दी। अब देखिए यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 2 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 12e⁻²x प्लस 18e⁻³ माइनस 6 पंजे 30e⁻²x माइनस 6 पंजे 30e⁻³ प्लस 6 तिया 18e⁻²x प्लस 6 दूनी 12e⁻³x। देखिए 12e⁻²x ये रहे और 30 माइनस के ये रहे, माइनस के कितने बचे 18 प्लस के 18 ये रहे, ये खत्म हो गया। इसी तरीके से 12 और 18 30 ये होंगे और माइनस के 30 ये हो गए, ये भी खत्म हो गए, बराबर आगे 0 और यही आपकी राइट हैंड साइड, ये आपका हो जाएगा प्रूफ। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। बच्चों गया क्वेश्चन हम आपको पहले ही करा चुके हैं, ये हमने आपको 324 FJ में 324 FJ कोड में फोर्थ का घय कराया है। ठीक है ना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लीजिएगा। घय क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए मात्रक सदिश है, अगर ए मात्रक सदिश है तो उसका मोड 1 होगा। दूसरी बात उसने कहा है कि x माइनस ए डॉट x माइनस बी सॉरी x प्लस ए क्या है इक्वल्स टू 8 है, तो मोड x का मान निकालना है। देखिए जब हम इसकी गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मोड x का स्क्वायर माइनस मोड a का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। इसकी वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर, -1 इक्वल्स टू 8, इधर गया तो +1 हो जाएगा, मोड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, इधर जाकर के जुड़ जाएगा और यहाँ से रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोड x इक्वल्स टू यह आ जाएगा √9 यानी 3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का क्या है, ये हम आपको पहले करा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ये हमने आपको कराया है 324 FJ कोड में, छठे का अंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, वहां से इसको कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। देखिए ख क्वेश्चन करते हैं। दिखाइए कि दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदैव ये जो होता है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है ना, कोशी-सेकवार्ट इनिक्वेशन है ये। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना आपके पास दो केस होंगे भाई, या तो ए और बी 0 हो, है ना, दो केस बन सकते हैं। अब अगर मैं ये लेके चलूं या तो ए 0 हो या बी 0 हो या ये दोनों 0 हो, ए और बी दोनों 0 हो, हम ये लिखते हैं ए 0 ए बराबर 0 या बी बराबर 0, है ना, ए 0 या बी बराबर 0। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों 0 हैं, देखो या तो आप एक सिंगल को 0 ले लो या दोनों को अलग अलग भी 0 ले लो, तब भी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। के लिए इतने के लिए ये जो है आपका ए डॉट बी, ये जो इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू मोड ए का परिमाण मोड बी का परिमाण हमेशा संतुष्ट करता है, हमेशा संतुष्ट करता है। तब अब इसके लिए तो ये हमेशा संतुष्ट करेगा। अब या तो ए 0 रख लो तब भी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सारा 0 हो जाएगा और 0 बराबर 0 आ जाएगा क्योंकि ये बराबर भी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बी 0 रखोगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों 0 रखोगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ये दोनों ही 0 ना हो, एक केस वो भी तो बन सकता है कि ये दोनों ही 0 ना हो, तो हम वो लेकर के चलते हैं। तब माना ए और बी जो दो हैं वे दोनों ही 0 नहीं है, तो यानी इसका मतलब ए का परिमाण भी 0 नहीं है और इसका मतलब बी का परिमाण भी 0 नहीं है। ठीक है ना, दोनों ही 0 नहीं है, तब क्या होगा, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कौन बनेगा, एंगल बनेगा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा फिर, वो कोस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मोड ए का और मोड बी का। ठीक है ना, अब देखिए उसने कहा है मोड ए डॉट बी, हमारे पास है सिर्फ ए डॉट बी, तो इसका मोड लेना पड़ेगा, हम दोनों तरफ मोड ले लेते हैं, इसका भी मोड और इसका पूरे का मोड। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मोड कोस थीटा इक्वल्स टू ऊपर वाले का मोड हो जाएगा ए डॉट बी, नीचे वाले पे दोनों पे पहले से ही मोड है तो मोड दोबारा लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ए डॉट हो गया, ये बी डॉट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं ये देखता हूं, ये वैल्यू मैं इधर लिख लूं, ठीक है ना, यहां से मैंने ये वैल्यू इधर लिख ली कोस थीटा का मोड, है ना। अब देखिए आप जानते होंगे कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर के 1 तक होती है कोस थीटा की वैल्यू, इसकी रेंज होती है ये, है ना। तो अगर मैं मोड कोस थीटा ले लूं, अगर मोड लगा दूं यानी पॉजिटिव लगा दूं, तो इसके जितने भी निगेटिव वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव बन जाएंगी, है ना, पॉजिटिव बन जाएंगी सारी। तो इसका मतलब अब ये 0 से चलेगा कहां तक, 0 से चलेगा कहां तक, 1 तक चलेगा। ठीक, इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं है ना। बस ये है जो निगेटिव वाले ऑप्शन है सारे वो पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि हमने मोड ले लिया अब, क्योंकि दोनों तरफ का मोड हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जो वैल्यू आ जाएगी वो कोस थीटा मोड की लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगी। हम इस इनइक्वालिटी का यूज कर लेंगे, यानी ये जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो देखिए इसको जू का तू रहने दीजिए, ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 है ना, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये क्या आ जाएगा ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू, ये पूरा चला जाएगा इधर। अब देखिए हम इसको छोड़ करके ये ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इसके बराबर ही है, ये दोनों बराबर है ना, इसमें से कोई एक ले लिया हमने, ये वाला हमें प्रूफ जो करना है उसके लिए ये आ जाएगा मोड ए डॉट मोड बी। ठीक है ना, ये आ जाएगी आपकी पूरी इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान इनइक्वालिटी है।
इजीली हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ का गया, पी का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला पहले ही हमने करा रखा है आपको 324 AX कोड में, 324 AX कोड में 8वें का क्या है ये, ठीक है ना, इसको आप वहां से कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए ये वाला जो है घ क्वेश्चन, इसको करते हैं, ठीक है ना। घ क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में, अलग अलग। तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इसको अलग कर देते हैं, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन इसके भी अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इससे एक खत्म, इससे एक खत्म, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन कोस क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, माइनस ये 1 अपॉन कोस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x होता है समाकलन, कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कोट एक्स होता है, तो माइनस पहले से बाहर है, प्लस के कोट एक्स हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ का क्या क्वेश्चन। बच्चों ये जो फिफ्थ का क्या क्वेश्चन है ये भी हम आपको पहले करा चुके हैं। ये हमने आपको कराया है 324 AX कोड में 8वें का क्या है ये, ठीक है ना। बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने अभी आपका लगवाया था ये 324 AX में नहीं है, XA में है ना, XA कोड में है, XA कोड में, XA कोड में ये तीसरे का घ क्वेश्चन है। 324 XA कोड में ये तीसरे का घ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कर लेना इसको, इसको भी वहीं से कर लेना, ठीक है ना। इसकी भी लिंक दे दूंगा अलग से। अब देखिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ग भी नहीं है, घ भी नहीं है, अंगे अंगे क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में हो सकता है। इसको मैं करा रहा हूं क्योंकि उस एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई हैं, उसने कुछ काट रखे हैं कुछ नहीं काट रखे सिलेबस में से, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्या पता वो दे दे, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले ही करा रखा है 324 एक्सी कोड में फोर्थ का क्या है, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी सबकी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चय क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है ना। देखिए चय क्वेश्चन क्या है आपका, न्यूनतम मान निकालना है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आना है, जरूर बिल्कुल आना ही आना है, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से कर लीजिए बस, है ना। देखिए सबसे पहले ये उद्देश्य फलन लिख लिया, इसके बाद असमीकाएं लिखो आप अपने उसमें उत्तर पुस्तिका में, उसके बाद लिखने के फिर उनको लिखो समीकरण रूप में लिखने पर, यहाँ से समीकरण बना दो इनकी। ये असमीकाएं हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये समीकरण है बराबर लगा करके। ये बन जाएगा 3x + 4y = 24। ये वाली असमीकाएं लिख लेना बस, इनको समीकरण रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 होगी, वो आप जब इनको लिख लोगे 1 2 3 बना करके इसको 4 और इसको 5 बना लेना, ठीक है ना। मैं फिलहाल 1 और 2 ही बनाऊंगा। अब देखिए समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करो, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू निकाल लो, फिर y बराबर 0 रखो, x की वैल्यू निकाल लो। ये प्रोसेस है। तो जब आप वो करोगे उसके बाद ये टेबल बनाना, उसके बाद टेबल बनाने के आप क्या करोगे, देखिए x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको 5 मिली होगी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आपको 10 मिली होगी। ऐसे ही समीकरण 2 से करना है, जो समीकरण 2 है आपकी, है ना। समीकरण 2 से भी ऐसे ही आपको ये निकाल करके दिखाने हैं। उसके बाद ये टेबल बनानी है, ये एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू 6, इसमें x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 8, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट मिले, 0,5, 0,5, ये वाला पॉइंट 0,5, और b 10,0, b पॉइंट मिला 10,0, ठीक है। यहाँ से c पॉइंट मिला, यहाँ से c पॉइंट मिला आपको 0,6, और d पॉइंट मिला आपको 8,0, ठीक है ना। ये ऐसे देखना है, ऐसे 8,0, 0,6, ठीक है। ऐसे है ये ऐसे है, ऐसे पॉइंट ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हमें सिर्फ डायरेक्ट बस टेबल बनानी है, ठीक है ना। देखिए हम कैसे बनाते हैं, आज मेरे पास स्केल नहीं है तो हम हाथ से बना लेंगे इनको सही से, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कुछ और ये कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, हमने वाई एक्सिस मान ली। हमने इसको ज्यादा लंबा क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने कहा है एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में होगा जो भी होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए पॉइंट हमारे पास है 5, 10 और 6 और 8 तक हैं, ठीक है ना। 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ऐसे यहाँ पे 2 4 6 8 10, ठीक है ना। अब देखिए पहला पॉइंट 0,5, 2 4 और 6, इनके बीच में 0,5 यहाँ पे मिलेगा, ए पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब बी पॉइंट 10,0, 10,0 कहाँ मिलेगा, 2 4 6 8 10 यानी 10,0 ये रहा। इन दोनों को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। ये बन गई। तो ये समीकरण 1 है, इस पे आप समीकरण 1 डाल दो, x + 2y = 10, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब दूसरी पर चलते हैं। दूसरी का पॉइंट है 0,6, 2 4 6 यानी 0,6 ये रहा आपका। ये पॉइंट आपका क्या था, b, ये पॉइंट आपका है c, 0,6। तीसरा चौथा पॉइंट है आपका 8,0, 8,0 कहाँ है, 2 4 6 8, ये रहा 8,0। इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है ना। देखिए जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कैसे मिलेंगे, ये आपका ऐसे एक लाइन चली जाएगी, ठीक है ना। आप इनको स्केल से बनाइएगा।
और इस पर आप समीकरण लिख दीजिए दूसरे वाली 3x + 4y = 24, ये वाली समीकरण है ये, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, हमारा कौन सा भाग वो होगा जिसमें हम शेड करेंगे, यानी हल क्षेत्र कौन सा है आपका, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला पूरा, वो हमें देखना है। वो कैसे पता चलेगा, मूल बिंदु पर, है ना, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु यानी 0 0 पर। अब देखिए मूल बिंदु आप 0 0 वैल्यू इन इक्वेशन में रख के देखिए, 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 > 10, 0 > 10। ये बात सत्य है या गलत है, गलत है, ये 0 आ गया इधर। 0 10 से बड़ा नहीं होता, गलत है ना, 0 तो 10 से छोटा होता है। तो इसका मतलब जो इसकी समीकरण है यानी ये वाली, इससे मूल बिंदु के अपोजिट साइड, यानी इस लाइन से मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड होगा, यानी इस लाइन के ऊपर शेड होगी, ऊपर, मूल बिंदु से दूसरी साइड, क्योंकि ये गलत बात है। अगर ये सही बात होती, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ 0 0 <= 24, ये बात सही है, तो इसका मतलब इससे ये बात सही है, तो इससे इसका मतलब ये जो दूसरी इक्वेशन है, इससे मूल बिंदु की तरफ शेड करेंगे, यानी इस वाली लाइन के नीचे करेंगे। तो इस वाली लाइन के नीचे, इस वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब देखो ऐसा कौन सा शेड, कौन सा रीजन है ऐसा, ये वाला रीजन है जो इसके नीचे इसके ऊपर है, वरना ये देखोगे तो ये इसके नीचे हो जाएगा जिसके ऊपर चाहिए था हमें, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के नीचे है। ये वाला बिल्कुल सेट बैठेगा जो ऊपर वाली के तो नीचे है और नीचे वाली के ऊपर है, ठीक है ना, ये वाला। अब इसके आपको बिंदु मिलेंगे शीर्ष 3, शीर्ष बिंदु मिले 3, 1 2 3। ए और सी तो हमें पता है, हमें ये नहीं पता, तो ये हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके जब आप निकालोगे तो पॉइंट आ जाएंगे आपके 4,3। सी आपका जो पॉइंट है वो 0,6 है, ए पॉइंट आपका है 0,5, ठीक है ना। इन तीनों बिंदुओं पर आप क्या करेंगे, आप मान देख लेंगे बस जेड का, शीर्ष बिंदु ऐसे टेबल बनाएंगे, शीर्ष बिंदु, और यहाँ पे लिखेंगे जेड, जेड बराबर क्या है आपके पास 200x + 500y, है ना, ये आपका जेड है। अब यहाँ पे आप शीर्ष बिंदु लिख लीजिए, जितने भी हैं 3 बिंदु हैं आपके पास, 0,5, 4,3 और 0,6, 0,6 ये है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट आप x की वैल्यू y की वैल्यू है आपके पास, तो बारी बारी इसमें रखिए, एक बार x की वैल्यू y की वैल्यू, ये x की वैल्यू 0 ये खत्म, y की वैल्यू 5, ये आ जाएगा आपका 2500। ऐसे ही 4 की वैल्यू यहाँ 4 दूनी 800, 5 दिया 15, 1500 हो गया, 1500 800 कितने हो जाएंगे 2300, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा, 6 पंजे 30 यहाँ रखोगे हो जाएगा 3000, ठीक है। तो यहाँ से आपका न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम आपका 2300 है, तो न्यूनतम आपका 2300 है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः जेड का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2300 है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6th का क्या क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि f(x) बराबर आपके पास एक फंक्शन है x³ + 3, यदि x की वैल्यू 0 ना हो, यानी x की वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो 0 से, तो फंक्शन यही रहेगा। अदरवाइज जब जब 0 होगी वैल्यू तब तब फंक्शन 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 होगा यदि x = 0। तो x बराबर 0 पर फलन की सततता और अवकलनीयता की हमें जांच करनी है, ठीक है ना, यानी फलन को सतत देखना है, सतत है या नहीं, और हमें क्या करना है, अवकलनीयता चेक करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है कि इस वैल्यू पर यह फलन अवकलनीय है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, सततता के लिए चलते हैं, ठीक है ना। सततता के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 4 होगी, ठीक है जी, ये तो हो गई बात। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 4, 0 पर निकाल लें तो 0 - f(x), ठीक है। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड जब x = 0 के लेफ्ट में जाएंगे, यानी मान लीजिए x बराबर 0 है, इसके लेफ्ट में जाओगे जब यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यू आएगी। तो जब x की 0 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन क्या है, x की 0 से वैल्यू छोटी है तो फंक्शन ये है। तो आप इसको डायरेक्ट रख दीजिए x³ + 3, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आप h वाले तरीके से भी कर सकते हैं, x की जगह 0 - h रख करके, ठीक है ना, ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा उससे भी। ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 + f(x), ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) यानी x³ + 3, यानी देखिए 0 के अगर आप दाहिनी तरफ जाओगे इधर, तब भी यही फंक्शन है वहाँ भी, क्योंकि x जब 0 नहीं है हमेशा यही रहेगा फंक्शन। तो यहाँ भी x 0 के दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी फंक्शन यही रहेगा, तो यहाँ पे भी लिमिट रखेंगे भी 3 आ जाएगी। देखिए फंक्शन की वैल्यू तो 4 आ रही थी, ये दोनों बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये तो बराबर ही नहीं है, यानी जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 की f(x) की, वो और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों जब बराबर हो जाती हैं तब ये बनती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), ठीक है ना। अब ये तो बराबर थी लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सतत नहीं है। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ठीक है ना। अब अवकलनीयता की जांच करते हैं, ठीक है ना। देखिए अवकलनीयता की जांच करेंगे, उसमें हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x)
एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, है ना, अपॉन एच। अब ये एक्स जो है एक मिनट रुकिए, ये हो जाएगा आपका अपॉन माइनस एच, ये तो फॉर्मूला है। अब देखिए एक्स माइनस एच मतलब आपको निकालनी है, या इसकी जगह आप जीरो लिख लीजिए, जीरो माइनस एच और एफ ऑफ जीरो। जीरो माइनस एच देखिए जीरो से छोटी वैल्यू, अब जीरो से छोटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, देखिए जीरो से छोटी वैल्यू आपकी यहाँ होगी, तो इसका मतलब फंक्शन यही रहेगा, तो एक्स की जगह जीरो माइनस एच रख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे जब हम रखेंगे ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस एच का होल क्यूब, एच एक्स की जगह रख दिया प्लस 3 आ गया अपॉन में, और माइनस में ये आ जाएगा माइनस में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है 4 है, और अपॉन में कितना है माइनस एच है, तो माइनस एच रख दीजिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, एच का क्यूब माइनस के एच का क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के एच का क्यूब ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस एच क्यूब ही रहेगा, और प्लस 3 माइनस 4, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस का 1, और अपॉन में आ जाएगा आपका एच, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँ, है ना, ये भी जीरो, तो माइनस के 1 अपॉन एच आएगा, माइनस के 1 अपॉन जीरो आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन जीरो, इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस के इन्फिनिटी, है ना, माइनस के इन्फिनिटी बन गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड करता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या होगा, वो होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, जीरो प्लस एच, है ना, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन पॉजिटिव एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब जीरो से राइट साइड में भी फंक्शन वही है, तो यहाँ पे भी वही रख दो, जीरो माइनस एच का होल क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3, और माइनस तो 4, ये तो ऊपर वाला जो का तो रहेगा, लेकिन नीचे वाला पॉजिटिव एच आएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच का क्यूब माइनस के एच का क्यूब ही रहेगा, प्लस 3 में से गया, 3 में से 4 गया, माइनस 1 बचेगा, और अपॉन में एच आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूँ, ये माइनस एच था ना, यहाँ पे माइनस एच, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, है ना, और यहाँ पे ये जब मैं रखूंगा जीरो, ये माइनस के 1 अपॉन एच, यानी माइनस के 1 अपॉन जीरो, ये माइनस की इन्फिनिटी आएगी, तो ये प्लस की इन्फिनिटी है, माइनस की इन्फिनिटी है, दोनों अलग अलग हैं, हम क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अतः फलन अवकलनीय भी नहीं होगा, अतः फलन x बराबर 0 पर न सतत है और न अवकलनीय है, ठीक है ना, ये हो जाएगा बच्चों प्रूफ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों ख क्वेश्चन आपका ये क्या कहता है, कह रहा है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए, तो y बराबर आपके पास है अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कोस x की पावर 10x, ये दिया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं माना y बराबर, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं, तीन टर्म है u v w, ठीक है ना। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगी, इसको समीकरण नंबर 1 माना देंगे। यहाँ पर ये देखने लायक बात है कि u किसको माना है हमने, अंडर रूट 3x प्लस 2 को, v किसको माना है हमने 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 को, और w किसको माना है हमने कोस x की पावर 10x को, ठीक है ना, इसको हमने माना है। तो बच्चों देखिए इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन आप करके x के रिस्पेक्ट में बस वो यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये हमेशा याद रखना आप डायरेक्ट, ठीक है ना। रूट एक्स का अगर मैं इसको एक्स मानता हूं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा, एक्स का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा एक्स का 1 3 हो जाएगा, और प्लस 2 का 0 यानी 3 आ जाएगा बस। इसका देखते हैं यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। अब ये 1 अपॉन रूट एक्स है, इसको मैं जब ऊपर ले जाऊंगा ये इसकी पावर माइनस के 1/2 हो जाएगी, माइनस के 1/2 का क्या होगा, माइनस 1/2 आगे, और एक्स की पावर माइनस 1/2 -1 यानी माइनस के 3/2, और इसका दोबारा फिर करना है हमें, इसका जब दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 दूनी 4x आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, प्लस 4 का हो जाएगा 0। और बच्चों ये दो तो चलो हमने कर लिए, देखिए ये आ जाएगा आपका अब यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3/2 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 2, ये तो आ गया ये, और डी वी अपॉन डी एक्स ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखिए 2 दूनी 4 2 से कट गया, माइनस के 2x अपॉन, ये इसकी पावर कितनी है प्लस के 3/2 आ जाएगी नीचे आकर के, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2, ठीक है। और बच्चों ये जो वी डब्ल्यू इक्वल टू कोस एक्स की पावर 10x है, इसका हम कैसे करेंगे, इसको हमने आपको पहले ही करा रखा है, ये पहले भी आया हुआ है किसी दूसरे पार्ट में, किसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने आपको कराया, इसको आप देखना जाकर के 324 AY में
5वें का ग है ये, ठीक है ना। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से करिएगा, ठीक है ना, वहां से कर लीजिएगा। dw/dx आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब उसे उठा करके du/dx को, dv/dx को, dw/dx को इनमें रख देना फर्स्ट इक्वेशन में, ऐसी वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहां से आंसर आपका आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू du/dx की वैल्यू ये रही, इसको सेम लिख देंगे 3/2 1/√3x+2, ठीक है। प्लस लगाएंगे, फिर dv/dx की वैल्यू रखेंगे ये वाली, यानी ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा -2x/2x² + 4⁴/2। अब क्या करेंगे, dw/dx की वैल्यू रखेंगे जो हम यहां से निकाल के लाए हैं, ठीक है ना। वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू होगी आपकी प्लस लगा के रखे cos x इंटू sec² x log cos x माइनस tan² x, कुछ ऐसी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ गए होंगे और आप इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ग क्वेश्चन पर, 6th का ग क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि बिंदु इतने से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। तो पहले हम अवकल समीकरण देख लेते हैं क्या है, dy/dx इक्वल टू e⁻x sin x, ये आपके पास अवकल समीकरण है। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, यानी चर पृथक्करण, ठीक है ना। ये हो जाएगा इधर और e⁻x sin x और ये हो जाएगा dx इधर, दोनों ओर का समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा समाकलन, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से कर दें, देखिए इसको जू का तू रखिए, इसको करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से, ठीक है ना। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी sin x, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी sin x का cos x आ जाएगा और e⁻x का e⁻x समाकलन आ जाएगा, dx आ जाएगा प्लस आ जाएगा c, ठीक है। आगे चलते हैं, समाकलन dy इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e⁻x sin x जो का तू है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, माइनस, अब देखिए e⁻x cos x का दोबारा फिर कर देंगे, इसको हम मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहां से देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e⁻x माइनस लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी माइनस के sin x, तो ये हो जाएगा माइनस के sin x और इसका इंटीग्रेशन यानी ये आ जाएगा e⁻x और dx और ये आ जाएगा प्लस c, ठीक है ना। अब देखिए समाकलन ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x माइनस माइनस प्लस समाकलन e⁻x sin x dx प्लस c, ठीक है ना। सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया और बाहर से ये माइनस आया और तो इसको माइनस कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या होगा, हमारे पास e⁻x sin x का समाकलन किसके बराबर है, समाकलन dy के, समीकरण 1 से, तो यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, समाकलन dy रख सकता हूं और वो समाकलन dy इधर ले आऊंगा तो ये 2 समाकलन dy हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें जुड़ जाएगा वो आकर के और इधर e⁻x कॉमन, ये बचेगा sin x माइनस cos x और ये आ जाएगा प्लस c, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका समाकलन कर दूं, यहां से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा इक्वल्स टू e⁻x sin x माइनस cos x प्लस c, ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखिए उसने कहा है कि वो 0 0 से गुजर रहा है, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, बिंदु 0 0 से गुजरता है, 0 0 से गुजरता है, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 इसमें रख दो, तो ये आ जाएगा 2 × 0 इक्वल्स टू e⁻0 sin 0 माइनस cos 0, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस c। अब देखिए ये तो 0 ही हो गया, ये ये 1 हो गया, sin 0 की वैल्यू 0, ये -1 और ये आ जाएगा प्लस c, यानी -1 आ जाएगा और c की वैल्यू यहाँ से +1 आ जाएगी, ठीक है ना। उठा करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 2y इक्वल्स टू e⁻x sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x -1 को इधर ले आए तो क्या बनेगा 2y + 1 इक्वल्स टू e⁻x sin x माइनस cos x, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन ये कह रहा है घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आप मान लीजिए घन का आयतन v है और उसकी जो एज है यानी कोर है उसकी कोर a है, ठीक है ना, वो लिख देना थ्योरी में। तो यहाँ से जो इसने दिया है dv/dt दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है यानी a बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए a है, तो a इक्वल्स टू क्या होता है 6a², 6 फलक स्क्वायर है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dA/dt, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 × 2a और a का हो जाएगा dA/dt, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी पहले इस वाले से कि v इक्वल्स टू a क्यूब होता है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आ जाएगा dv/dt इक्वल्स टू 3a² इंटू dA/dt, ये पहले करेंगे काम आप, ठीक है, ये बाद में करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए dv/dt की वैल्यू उसने दी है 9 इक्वल्स टू ये दिया है 3, a की वैल्यू दी है 10 का स्क्वायर इंटू ये दिया है dA/dt, ठीक है ना। यहाँ से dA/dt अगर आप निकालोगे, dA/dt की वैल्यू ये पूरा अपॉन में चला जाएगा, तो 9/3 गुना 10 की पावर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका ओवरऑल आ जाएगा। अब ये dA/dt की वैल्यू जो है ये वाली उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6 गुना 2 गुना a की वैल्यू 10 गुना इसकी dA/dt की वैल्यू 9/3
3 गुना 10 की पावर 10 गुना 10, ठीक है। 10 से 1 10 गया, 3 3 9 गया। अब देखिए क्या होगा, ये 2 पंजे 10 गया और ये 6 तिया 18 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 18 बटे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। ये क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दर है ये बढ़ने की, क्योंकि पॉजिटिव आया इसलिए बढ़ रहा है। तो 18.5 18 बटे 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, ये जो है आपके समाकलन के अनुप्रयोग से है, उस चैप्टर से है ना ये। और उसमें सिर्फ अब एक ही एक्सरसाइज बची है और उस एक्सरसाइज में भी 2 ही क्वेश्चन है, सिर्फ दीर्घवृत्त वाले, है ना। उसके अलावा और क्वेश्चन ज्यादा उसमें है नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन वहां पे नहीं है, अब ये आपके सिलेबस से हट चुका है, तो इसको अब हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है ना। 2 घटनाएं मान लेते हैं, माना 2 घटनाएं, माना घटनाएं। E1 घटना जो है हमारे पास वो ये है कि पासे पर संख्या 6 का आना, पासे पर संख्या 6 का आना, ठीक है। ये तो होगी E1 घटना। एक घटना E2 घटना क्या होगी, पासे पर संख्या 6 का ना आना, ठीक है। संख्या 6 का ना आना, ये दूसरी घटना हो गई। और एक तीसरी घटना जो ए माननी है हमें, वो हमें ये माननी है कि आने वाली संख्या वो 6 बताता है ना। वो 6 बताता है, वो किस कंडीशन में बता रहा है, वो सत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। बस वो पासे पर संख्या 6 का बताना, ठीक है ना। पासे पर आने वाली संख्या 6 का बताना, आने वाली संख्या 6 का बताना, उसने बताया ऐसा, ठीक है ना। अब वो सही में आई या नहीं आई वो हम देखेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए जिस तरीके से मैंने बेस प्रमेय के आपको क्वेश्चन कराए हैं उसी तरीके से हम ये कराएंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए E1 है, ये मान लीजिए E2, 2 घटनाएं हमारे पास हैं, ठीक है ना। वही डायग्राम बनाएंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाए हैं बेस थ्योरम में। ये बेस प्रमेय से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए P ऑफ E1 यानी E1 की घटना की प्रायिकता हमें बतानी है। पासे पर संख्या 6 आना, उसकी क्या प्रायिकता होगी, 1/6 होगी, ठीक है ना। पासे पर 6 ना आना, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 - 1/6, है ना। तो 6 में से क्या 5/6 हो जाएगी ये तो, ठीक है। अब दूसरी बात, वो कह रहा है कि पासे पर संख्या 6 तो आ गई, अब वो क्या सत्य बोल रहा है ना, क्योंकि संख्या तो वो बता ही रहा है कि 6 आई है ना। ये तो है कि वो संख्या 6 ही आ रही है, ये वो है कि संख्या 6 नहीं आ रही है। अब देखिए हमने E1 मान ली कि संख्या 6 आ रही है और वो बता रहा है कि संख्या 6 आई है, इसका मतलब यहाँ पे A आ जाएगा, A/E1 क्या आ जाएगा आपका, A1/E1, यानी वो सत्य बोल रहा है। अब उसने क्या कहा था कि एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो अगर वो 3 बार सत्य बोल रहा है, 4 में से 4 बार टोटल है तो 3 बार उसके फेवर में है, यानी वो सत्य बोल रहा है 3/4, ठीक है ना। अब देखिए अब वो जो है पासे पर 6 नहीं आया है, पासे पर 6 नहीं आया है, यानी E2 घटना। ये E2 वही तो है ना जो पासे पर संख्या नहीं आई है, 6 नहीं आई है, लेकिन वो अब भी बता रहा है कि 6 आई है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - 3/4, 4 में से 3 गया 1/4, ठीक है ना। अब यहां से हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है P ऑफ ए घटना, यानी ए का मतलब पासे पर संख्या तो 6 आई है और उसने सच भी बताया है, ठीक है ना। ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहां कहेंगे बेस पर में क्या कहती है, देखिए P ऑफ E1/A इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, ठीक है ना। जो ऊपर है पहले वही लिख दो, फिर E2 के लिए लिख दो प्लस लगा करके नीचे, ठीक है। अब देखिए P ऑफ E1 ये वाला इंटू ये वाला, P ऑफ E1 इंटू ये वाला 3/4, तो P ऑफ A1 1/6 गुना 3/4 अपॉन इसी तरह नीचे हो जाएगा 1/6 गुना 3/4 और प्लस P ऑफ E2 की वैल्यू क्या होगी, P ऑफ E2 की वैल्यू होगी 5/6, तो यह आ जाएगा 5/6 गुना P ऑफ A अपॉन E2 की वैल्यू होगी 1/4, यानी 1/4। अब देखिए 3/24 अपॉन नीचे दोनों में 24 ही है, तो 5 और 3 ऊपर वाले को जोड़ दो, बस 5 और 3 8/24, 24 से 24 गया, बचा कितना 3/8, ये आ जाएगी आपकी प्रायिकता, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का क्या क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के समूह को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये आपके पास समीकरण दे रखी है, हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो अब तक आप इसको अच्छी तरीके से करना सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, AX + B फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। AX + B फॉर्म क्या बनेगी, 3 1 2 -2 3 1, यानी इनके कोफिशिएंट लिख लो बस, 3 1 2 -2 3 1 और 1 2 1, ठीक है ना, 1 2 1। इसके बाद
ये लिखो एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल हैं, और इसके बाद ये आ जाएगा आपका 3 3 4, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है, ये बी है, और आपको पता है आपने ए एक्स बराबर बी की फॉर्म लिखी है, यानी आपको एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आपको निकालना है। इसको 1 बना लीजिए। अब देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए का सारणिक निकालना पड़ेगा। ए का सारणिक जो आएगा आपका वो आएगा -8, ठीक है ना। इस ए का, ये ए है आपके पास, इसका सारणिक निकालना, सारणिक आएगा -8 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस ए अवयव के सहखंडों से बना अवयव बनाओ, उसको हम कहेंगे बी। ए के सहखंडों से बना अवयव वो क्या होगा, वो होगा 1 3 -7। आप इसको मैच कर लेना अपना, ठीक है ना। -5 और -5 -9 और 11। और जिस बच्चे को ये नहीं आता है वो अनसोल्ड के पहले सेट में चला जाए। पहले सेट में हमने ये बिल्कुल सीरीज से सही सही से करा रखा है, बिल्कुल ठीक है ना, पूरा पूरा, ठीक है। अब हर पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन सेम प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको बार बार बताने की मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है ना, आप इसको कर लेंगे इजीली। तो चलिए चलते हैं आगे। ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। अब की बार हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो बी है उसका परिवर्ताव्यू। बी का परिवर्ताव्यू क्या होता है, इसकी रो को कॉलम बना दो, 1 3 -7 3 1 -5 -5 -9 और 11, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए। अब देखें यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम यहाँ पे रखते हैं डायरेक्ट। तो समीकरण 1 कहती है आपके पास x की वैल्यू x y z इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और इंटू एडजॉइंट ए के साथ आ गया आपका बी मैट्रिक्स ये वाला। तो देखिए 1 आ जाएगा -8, 1/-8। एडजॉइंट ए आपके पास क्या है, एडजॉइंट है आपके पास 1 3 -5 3 1 -9 -7 -5 और 11, ठीक है। इसकी गुना बी में करेंगे, बी आपके पास है 3 3 4, जो ये निकाला था ऊपर ये वाला 3 3 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा -1/8, और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, 3 एलिमेंट आपके पास बन जाएंगे। पहला क्या आएगा -8, दूसरा क्या आएगा -24, तीसरा क्या आएगा वो भी 8। अब देखिए जब मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे, इसकी गुना इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा पहला 1, फिर इसकी गुना इसमें करूंगा ये आ जाएगा 3, इसकी गुना इसमें करूंगा ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 1, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई की वैल्यू 3, तो वाई इक्वल्स टू 3, और z इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th का ख क्वेश्चन। इसमें भी इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स अभी हमने पीछे निकाला ही है, ठीक है ना। तो इन्वर्स आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकालना है, तो उम्मीद करता हूं आप इन्वर्स इसका निकाल लेंगे। बहुत आसान है वो भी। अगर उसमें भी थोड़ा आपको दिक्कत होगी तो मैं चलो आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ए का सारणिक आएगा सबसे पहले वो -8 आएगा। जो बी सारणिक आएगी आपकी, बी सारणिक यानी ए के सहखंडों से बना अवयव, वो आएगा -24 10 2 -8 2 और +2 और -12 6 और +2, ठीक है ना। ये आ जाएगा एडजॉइंट ए जो आएगा इसमें, एडजॉइंट ए वो इसमें आएगा आपका, इसका परिवर्ताव्यू यानी -24 10 2 -8 2 2 और -12 6 2, ठीक है ना। ये आपका एडजॉइंट ए आएगा। और जब आप ए इनवर्स फाइंड करोगे, ए इनवर्स वो आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका -1/8, और यह आ जाएगा आपका 24 -8, ये माइनस है, और -12, और यहाँ पे 10 2 6, यहाँ पे 2 2 2। अब जब इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे आप इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पहला 3 1 3/2, फिर यहाँ पे -5/4, यहाँ पे -1/4, यहाँ पे -3/4, यहाँ पे -1/4, यहाँ पे भी -1/4, यहाँ पे -1/4, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th का क्या क्वेश्चन बच्चों, ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, इसको हम नहीं करेंगे। ख क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ख क्वेश्चन अवकल समीकरण का है, व्यापक हल निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो अभी मॉडल पेपर जो पिछला कराया है, उस मॉडल पेपर में भी सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस उसमें यहाँ x² log x है, ठीक है ना। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन सब में आ रहे हैं, आप इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। x से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो इसके अपॉन में x आ जाएगा, इसके भी अपॉन में x आ जाएगा, 2/x हो जाएगा इंटू y इक्वल्स टू इसके अपॉन में x आ जाएगा, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। इसकी तुलना करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p की वैल्यू जो होगी वो 2/x हो जाएगी, p इक्वल्स टू 2/x, q इक्वल्स टू x हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या हो जाएगा e की पावर समाकलन 2/x dx आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर 2 log x, ठीक है ना। 1/x का log x हो जाएगा, और e log x² log m की पावर n चला जाएगा ये, और यहाँ पे x² आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी e की पावर में log x² हो या log हो तो ये हट जाता है, बस जो log के सामने है वो इजी आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो हल होगा, व्यापक हल, वो क्या होगा, y इंटू आई एफ, ये होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू x² इक्वल टू समाकलन q है आपके पास x, ये है x² dx प्लस सी। अब ये हो जाएगा y(x² इक्वल टू x³ हो गया ना, x³ का समाकलन होता है x4/4 प्लस सी, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों 90 का क्या जो है वो हम आपको पहले ही करा चुके हैं। 90 का क्या क्वेश्चन हमने आपको 324 बीबी कोड में 5वें का अंग्य क्वेश्चन है वहां पर ये, ठीक है ना, इसको वहां से कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 9th का 6 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई 6, ठीक है ना, ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इंटू में जो एक्स को हटाना पड़ेगा, यानी एक्स से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करने पे बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6, ठीक है ना। अब देखिए ये बन तो गई उसके जैसी फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स प्लस बराबर क्यू, लेकिन यहाँ पे क्यू पूरा एक्स का फंक्शन नहीं है, इसमें वाई भी है, तो हमें वाई भी हटाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको वाई की पावर 6 से, है ना, वाई की पावर 6 से, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 6 यहाँ पे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, और जब यहाँ पे y की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो एक y कट करके क्या बन जाएगा, y की पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ पे तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करो, मान लो माना 1 अपॉन वाई की पावर 5 को आप क्या मान लो, यू मान लो, ठीक है ना। तो 1 अपॉन वाई की पावर 5 क्या हो जाएगी आपकी, 1 अपॉन वाई की पावर 5 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा माइनस के 5 और 1 अपॉन वाई की पावर 6, है ना, ये हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का दोबारा हो गया, और यू का हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया हमने इसका अवकलन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है, अवकलन कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 5 इधर आ गया, और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम 1 अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो ये रख देंगे, और इसकी जगह ये यू रख देंगे, फिर यू और एक्स में आ जाएगी ये, ठीक है ना। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका माइनस के 1 अपॉन 5 डी यू अपॉन डी एक्स प्लस इसकी पूरी की जगह आ गया 1 अपॉन वाई की पावर 5 की जगह यू रख दिया हमने, यानी 1 अपॉन एक्स इंटू यू आ गया, और इक्वल्स टू आ गया आपका एक्स स्क्वायर जू का 2, ठीक है। अब देखें यहाँ से माइनस के 5 से गुना कर दें, क्योंकि हमें ये हटाना, माइनस के 5 से गुना कर दो सब में, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन एक्स इंटू यू, ये माइनस का है, और इक्वल्स टू माइनस के 5 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तुलना करो, इसकी तुलना किससे करो, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू बराबर क्यू से तुलना, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले करते थे, ठीक है ना, बस वहाँ पे y होता था, यहाँ पे u है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5 अपॉन एक्स, और q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हम आइडेंटिटी फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो क्या होगा, ई की पावर समाकलन माइनस के 5 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के 5 लॉग एक्स, है ना, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ई की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस 5, यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अब देखिए क्या होगा, समीकरण का हल जो होगा आपका वो होगा u इंटू आई एफ हल, u इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। u की वैल्यू आपके पास अभी नहीं रखते, या रख दें, u की वैल्यू 1 अपॉन वाई की पावर 5 थी, ठीक है ना, ये रख दी, आई एफ है 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू q इंटू आई एफ, क्यू क्या है आपके पास, q है माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, और आई एफ है 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1 अपॉन वाई की पावर 5, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू माइनस के 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 ऊपर जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3, एक्स की पावर माइनस 3 का समाकलन होगा एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ठीक है ना, प्लस आ जाएगा सी। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, 5/2 आ जाएगा, और एक्स की पावर 5 जो है ये, इसको यहीं पे रखते हैं या इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है ना, गुना में, तो ये क्या होगा 1 अपॉन वाई की पावर 5 इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, और ये हो गया आपके पास 5/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, y की पावर माइनस 5 इसको ऊपर ले गया, इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 है, एक्स स्क्वायर से 2 कट जाएंगे, 3 बच जाएंगे, तो आ जाएगा 5/2 एक्स की पावर 3 प्लस ये इसकी मल्टीप्लाइज हो जाएगी सी एक्स की पावर 5, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ इस पेपर का सोल्यूशन खत्म होता है, और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, और अनसोल्ड लगाते रहिए, और हम जो मॉडल पेपर करा रहे हैं वो भी लगाते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।